स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो पेटीएम पे वीडियो है और देखिए आज भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गिरा है। मतलब अभी तक 6 मंथ में आप देख सकते हो 54% तक टूट चुका है, साल भर में 37% तक और एक साल में 35% तक हमें देखने को मिला। मतलब नियर ऑफ 6 मंथ का ले लीजिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी से स्टार्ट हुआ है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए 60% ये नीचे आ चुका है ये स्टॉक। गाइस देखिए आज भी इसके न्यूज़ पे ही असर पड़ा है जिसकी वजह से जो उसके शेयर पे असर देखने को मिला। आपको बता दूँ कि पेटीएम पेमेंट की जो क्राइसिस है एंड जो आरबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। ठीक है, देखिए फिनटेक कंपनियों की रेगुलेशन के लिहाज से आरबीआई को पहली बार सख्त फैसले लेने पड़े हैं। फिनटेक के लिए नियम और कानून बनाने के लिहाज से आरबीआई दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों के मुकाबले पीछे रहा है। आरबीआई ने तेजी से बढ़ते फिनटेक सेक्टर के लिए जनवरी 2022 में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। तब से केंद्रीय बैंक ने इस सेक्टर के लिए कई पहल भी की है। उसने इस सेक्टर में इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए कई डिविजन्स बनाए हैं। पेमेंट्स बैंक भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए पुराने नहीं हैं। एंड और तो और देखा जाता है कि आरबीआई ने पेमेंट बैंक की कैटेगरी नवंबर 2014 में बनाई थी। इससे फिनटेक कंपनियों, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और रिटेल चेन्स को भी बैंकिंग में उतरने का मौका मिला है। कहते कि छोटी फाइनेंशियल जो संस्थाएं होती हैं उसने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ऑपरेट करने का मौका देने का मकसद से भी पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई है। गाइस अब देखिए जो रैंकिंग के लिहाज से देखा जाता है कि जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंस बैंक जो एसएफबी कहते हैं जिससे उससे नीचे आता है। 2014 में यूनियन बजट में छोटे बैंकों को लाइसेंस देने का ऐलान हुआ है। उसके बाद आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए फर्म वर्कर्स पेश किया है। यह माना गया है कि ये छोटे बिजनेस, असंगठित सेक्टर, कम इनकम वाले परिवार, किसान और प्रवासी मजदूरों की जरूरतें पूरे करेंगे। इससे पहले 2009 में रघुराम राजन की अगुवाई वाली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी ने छोटे बैंकों को लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। तो अब देखिए 2014-2009 में जो भी आरबीआई ने कदम उठाए थे, कई जगह पेमेंट्स बैंक को खास बैंकिंग सेवाएं देने की इजाज़त है। इनमें डिपॉजिट लेना, एटीएम या डेबिट कार्ड जारी करना, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज देना, दूसरे बैंकों के लिए बिजनेस कॉर्पोरेशन का काम करना, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे प्रोडक्ट्स ग्राहकों को ऑफर कराना शामिल है। पेटीएम ने अपना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप कह लीजिए कि इसको कहा जाता है कि पीपीआई लाइसेंस सेंटर कर पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस हासिल किया है। ठीक है गाइस, देखिए 2017 में पीपीबीएल, जिसको पीपीबीएल कहा जाता है, उसने शुरू किया था ऑपरेशंस। देखिए पीपीबीएल ने 23 मई 2017 को ऑपरेशन शुरू किया। यह उन 11 आवेदकों में मतलब जो आवेदक थे जिन्होंने इसको अप्लाई किया था उनमें से एक था, जिन्हें पेमेंट्स बैंक शुरू करने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। एंड पीपीबीएल को जनवरी 2027 में आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला था। मतलब लाइक सॉरी 2017 में इनको पीबीबीएल का लाइसेंस मिला था। एंड वॉलेट, सेविंग अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसके ऑपरेशंस में शामिल थे। एंड देखिए जल्द ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज को लेकर रेगुलेटर के लेवल पे चिंताएं देखनी शुरू हो गई हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि पीपीबीएल पर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। ठीक है, देखिए पहले भी इनको लाइसेंस मिला था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पेटीएम से जो पेटीएम के मैनेजमेंट है ना, उन्होंने आरबीआई की चेतावनी की अनदेखी की है। एंड अब मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि जो पहले पीपीबीएल कंपनी थी उसको ऐसे मतलब चीज़ों के लिए आवेदन मिला था और फिर उन्होंने क्या कदम उठाए। देखिए पीपीबीएल पर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया। एंड इनमें दिन के अंत में बैलेंस रिक्वायरमेंट्स से जुड़ा जो नॉन कंप्लायंस बोला जाता है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस भी शामिल था। एंड उसने खुद से जुड़ी दूसरी कंपनी के साथ दूरी रखने की शर्त का उल्लंघन किया। एंड केवाईसी के मामले में नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हैं। देखिए पीपीबीएल इन सभी मसलों को ठीक करने में नाकाम रहा है। उसके बाद आरबीआई को कड़े फैसले लेने को मजबूर होना पड़ा है। गाइस आरबीआई की 31 जनवरी के फैसले के बाद पीपीबीएल ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश शुरू की है। इनमें फाउंडर विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद
बोर्ड का पुनर्गठन शामिल है। इनमें सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अध्यक्षता वाले एडवाइजरी पैनल का गठन शामिल है, लेकिन पीपीबीएल ने ये कदम बहुत देर से उठाए हैं। कंप्लायंस से जुड़े गंभीर मसलों को देखते हुए ये भी देखा जाता है कि मतलब जो गंभीर मसले हैं उनको देखते हुए कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि पीपीबीएल मैनेजमेंट और उसका बोर्ड आरबीआई की चेतावनी की गंभीरता को समझने में नाकाम रहा। वही कहीं ना कहीं कुछ हाल आप ये देख लीजिए कि हमें पेटीएम का देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, देखिए पीपीबीएल ने जो किया सो किया। पीपीबीएल का जो कंट्रोल था अपने हाथ में लेने के लिए किसी भी बैंक का तैयार होना आसान नहीं है। इसकी बड़ी वजह केवाईसी से जुड़े गंभीर मसले थे। एंड ऐसे में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की बैंकिंग सेवाओं की हसरत का संभवतः अंत हो सकता है। पीपीबीएल का पूरा मामला फिनटेक कंपनियों के रेगुलेशन के महत्व को उजागर करता है। चीज़ें आई होप आपको समझ में आएंगी जो मैंने पीपीबीएल के बारे में बताई। वही कुछ हाल आपको पेटीएम का भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज फिलहाल तो अपना पैसा निकाल लीजिए, कंपनी बड़ी तगड़ी डूब गई है। और अगर आप सोच रहे हो आगे भागेगी तो नहीं, वेट करो, क्योंकि अभी इसके अंदर पैसा और लगाना और ऐसे में बने रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी गाइज खुद से स्टडी करो, चेक करो तो इन्वेस्ट करो। शेयर पढ़ना है ना, लाइक्स बैक करना मत भूलो। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।